हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स जो एनईपी के अंडर में कोर्स चला, उसकी क्लासेस हमने स्टार्ट किए हैं, जिसकी हम थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। हम अब पेपर नंबर 2 फंक्शनल एनालिसिस की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं, कॉची सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट स्पेस सीखने वाले हैं और इन पर रिलेटेड कुछ थ्योरम्स सीखने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था, लास्ट लेक्चर में हमने नॉन लीनियर स्पेस, वेक्टर स्पेस, नॉर्म फंक्शन क्या होता है, और हमने कुछ थ्योरम्स प्रूव करी थी कि जो हर एक नॉन लीनियर स्पेस होता है वो मैट्रिक स्पेस होता है, और जो नॉर्म फंक्शन होता है हमारे पास वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ऐसी थ्योरम्स हमने लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, वो सारी जो थ्योरीज हैं वो सब जो हमने पढ़ लिया है वो आज के लेक्चर में यूज होने वाला है। तो अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज पहले उन्हें देख लीजिएगा, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पर पढ़ते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लेट एक्स बी अ नॉन लीनियर स्पेस। हमने कोई भी एक नॉन लीनियर स्पेस मान लिया है एक्स। आपको रिमेंबर होगा कि नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर स्पेस जिसमें एक नॉर्म नाम का फंक्शन इक्विप्ड हो, मतलब एक नॉर्म फंक्शन इक्विप्ड हो। और नॉर्म फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि जो नॉर्म ऑफ कोई भी वेक्टर है उसका जो नॉर्म होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर उसका नॉर्म इक्वल टू 0 हो जाता है तो जो हमारे पास वेक्टर है वो भी इक्वल टू 0 रहेगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि अगर कोई वेक्टर है उसमें अगर हम अल्फा की मल्टीप्लाई करके उसका नॉर्म निकालते हैं तो वो इक्वल टू होता है मॉड ऑफ अल्फा, मतलब स्केलर के, और इनटू नॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है, जिसमें अगर दो वेक्टर्स का सम करके हम उसका नॉर्म निकालते हैं तो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होता है नॉर्म ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस नॉर्म ऑफ सेकंड वेक्टर। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी नॉन लीनियर स्पेस के लिए, जो हम डेफिनेशन लेते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस पर लेकर चलते हैं। तो हमारे पास कोई भी एक्स नॉन लीनियर स्पेस है और वहां पर हम एक कोई सीक्वेंस कंसिडर कर रहे हैं एक्सन। ठीक है, तो उस एक्सन सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। एक्स में अगर कोई भी एक एप्सिलॉन दे रखा है जो ग्रेटर देन 0 है, तो वहां पर एक ऐसा एन नॉट बिलोंग करना चाहिए एन में, किस तरह से, सच दैट एक्स एन माइनस एल का नॉर्म जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा, हमने कोई भी एक सीक्वेंस कंसिडर करा है एक्स एन। ठीक है, उस सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट बोल रहे हैं एक्स में अगर वहां पर एक तो एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और वो जो सीक्वेंस है उसमें कोई भी एक एलिमेंट है एन नॉट। ठीक है, एन नॉट जो हमारे पास एन में बिलोंग कर रहा है, और जितने भी एन होंगे, एन नॉट तो हमारे पास कोई फिक्स्ड एलिमेंट हो गया। ठीक है, और एन नॉट से अलग जितने भी एन नाम की जो भी मतलब एलिमेंट्स होंगे जो एन नॉट से बड़े होंगे एन में, उन सभी के लिए हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, जहाँ पे एक्स एन हमारे पास सीक्वेंस है और एल हमारे पास होती है लिमिट, मतलब कोई भी ऐसा पोजीशन ऑफ वेक्टर, मतलब जिस वेक्टर के लिए हम अपना कन्वर्जेंट सीक्वेंस चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो एल होती है हमारे पास लिमिट। ठीक है, तो एक्स एन माइनस एल का जो नॉर्म होता है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है, और एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हियर एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। जो एल है उसे हम लिमिट ऑफ द सीक्वेंस बोलते हैं, दैट इज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल्स टू एल। मतलब अगर एक्स एन जो हमारे पास सीक्वेंस है उसे अगर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करा देते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास एल पहुंचती है, जो लिमिट हो जाती है सीक्वेंस की। ठीक है, अब हम अपने पढ़ते हैं कॉची सीक्वेंस पर। इस तरह ये सारे जो सीक्वेंसेस है ना, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस, ये सब हमने रियल एनालिसिस में भी पढ़े हैं और मैट्रिक स्पेस में भी पढ़े हैं, बस सबके में अलग अपना अपना फंक्शन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल रियल एनालिसिस में जब हम अपना कॉची सीक्वेंस पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास फंक्शन जो होता है वो मॉड होता है। मैट्रिक स्पेस में जब हम फंक्शन पढ़ते हैं, सीक्वेंस पढ़ते हैं, तो उसमें जो हमारे पास फंक्शन होता है वो डी होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अब जो नॉन लीनियर स्पेस में हम ये जो सीक्वेंसेस पढ़ रहे हैं इसमें जो हमारे पास फंक्शन है वो नॉर्म है। ठीक है, नॉन लीनियर स्पेस है तो हमारे पास जो फंक्शन चल रहा है वो नॉर्म है, बाकी सारी डेफिनेशन बिल्कुल सेम होने वाली है, सिर्फ फंक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम कॉची सीक्वेंस पर आ जाते हैं। लेट एक्स बी अ नॉन लीनियर स्पेस, हमने वही सेम चीज एक्स को कोई नॉन लीनियर स्पेस कंसिडर कर लिया है, तो हमारे पास कोई ऐसा सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी कॉची सीक्वेंस इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट। ठीक है, मतलब कोई भी एक्स नॉन लीनियर स्पेस है, एक्स एन हमने सीक्वेंस कंसिडर करा है, उस सीक्वेंस को हम कॉची सीक्वेंस बोलेंगे अगर वहां पर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट कर रहा है और एन नॉट बिलोंग्स टू एन के लिए हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स एन का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन बैठ रहा है। और यहाँ पे जो एम और एन है वो सीक्वेंसेज हैं, और किस तरह से है कि जो एम और एन की वैल्यू वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट है। मतलब ऐसे कोई भी दो इंटीजर्स जिनके लिए जो वैल्यू है वो एन नॉट से बड़ी है, और एन नॉट किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, उन दोनों इंटीजर्स के लिए जो सीक्वेंस का डिफरेंस आएगा वो उनका नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ये हमारे पास कॉची सीक्वेंस की थ्योरम होती है। ठीक है, अगर सेम चीज हम रियल एनालिसिस में देखते हैं तो हमारे पास सेम कंडीशन आती है, बस नॉर्म की जगह मॉड आ जाता है। ठीक है, और मैट्रिक स्पेस में देखते हैं तो सेम कंडीशन रहेगी बिल्कुल, बस नॉर्म की जगह उसमें डी आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम रहता है, बस हमारे पास जो फंक्शन है वो चेंज होते रहते हैं
एज बुक्स चेंज होती है, हमारे पास टॉपिक्स चेंज होते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दो अलग इंटीजर्स लेनी है जिनकी वैल्यू n0 से अगर बड़ी होने वाली है तो उन दोनों इंटीजर्स का जो सीक्वेंस बनेगा उनका डिफरेंस का नॉर्म निकालेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब जो हमने ऊपर ये जो दोनों चीज देखी है कन्वर्जेंट सीक्वेंस और कॉची सीक्वेंस, उनसे हम क्या कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ xm माइनस xn इज टेंस टू 0 एज mn टेंस टू इन्फिनिटी। मतलब जैसे जैसे हमारे पास जो m और n इंटीजर्स हैं वो इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, बड़े होते चले जाएंगे, उसी वैसे वैसे हमारे पास जो इनका नॉर्म है वो टेंस करेगा 0 को। जैसे यहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 था ना, लेकिन यहाँ पे ये जो टर्म है ये टेंस कर जाएगी 0 को, ठीक है। और अगर जैसे जैसे ये टेंस कर जाएगी 0 को तो हम क्या कह देंगे कि जो ये सीक्वेंस है xn वो हमारा कॉची सीक्वेंस है, ठीक है। सिंपल सी बात है। और ये जो थ्योरम है ये आपसे वैसे नहीं पूछी जाएगी, मतलब जो हमारे पास रिजल्ट आया है ऊपर का, ठीक है, ये आपसे वैसे नहीं पूछा जाएगा, ये रिजल्ट आपका यूज होगा अपनी थ्योरम्स प्रूव करने के लिए। तो इन्हें ध्यान रखिएगा कि अगर xm माइनस xn का नॉर्म टेंस टू 0 है, जैसे जैसे mn टेंस कर रहा है इन्फिनिटी को, तो हमारे पास जो xn सीक्वेंस है वो हमारे पास कॉची सीक्वेंस बन जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, कंप्लीट स्पेस। तो कंप्लीट स्पेस क्या है? आ स्पेस x इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी कॉची सीक्वेंस इन x इज कन्वर्जेंट इन x। मतलब कोई भी स्पेस x उसे हम कंप्लीट स्पेस बोलेंगे अगर हर एक कॉची सीक्वेंस x का हर एक कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा x में। मतलब जितने भी हमारे पास कॉची सीक्वेंस बन रहा है x में, अगर वो कन्वर्जेंट हो जाते हैं तो वो हमारे पास जो स्पेस बनेगा वो हमारे पास कंप्लीट स्पेस होगा। स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान रखिएगा कि रियल एनालिसिस में हमारे पास एक थ्योरम होती है कि कॉची सीक्वेंस इज आ सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ इट इज कन्वर्जेंट। मतलब कॉची सीक्वेंस होगा तो वो कन्वर्जेंट भी होगा, कन्वर्जेंट होगा तो कॉची सीक्वेंस भी होगा। बट नॉन लीनियर स्पेस में वो डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि कॉची होगा तो कन्वर्जेंट तो होगा ही होगा, बट अगर कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है वो कॉची भी हो नॉन लीनियर स्पेस के केस में, ठीक है। इसलिए कंप्लीट स्पेस की डेफिनेशन है कि अगर हर एक कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो अगर वो जो स्पेस बनेगा जिस स्पेस में वो कॉची सीक्वेंस है उस स्पेस को हम बोलेंगे कंप्लीट स्पेस, ठीक है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम अपनी थ्योरम्स पे चलते हैं, बहुत छोटी छोटी थ्योरम्स है, देख लेते हैं, ठीक है। लेट x बी अ नॉन लीनियर स्पेस एंड xn yn आर सीक्वेंसेस, ठीक है। हमारे पास x कोई भी नॉन लीनियर स्पेस है और xn yn कोई भी दो क्या है सीक्वेंसेस है x में, सच दैट xn हमारा टेंड कर रहा है x को और yn टेंड कर रहा है हमारे पास y को। तो हम क्या कह सकते हैं कि xn प्लस yn मतलब दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है उनको ऐड कर देंगे तो वो टेंड करेगा x प्लस y, दैट इज दोनों के राइट हैंड साइड को, ठीक है। अब इन्हें हमें प्रूव करना है। हम किसका यूज करेंगे? इन रिजल्ट्स का यूज करेंगे जो हमारे पास रिजल्ट आया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, जो xn है वो टेंड कर रहा है x को, तो इससे हम क्या कह सकते हैं x को अगर नेगेटिव में लिया है तो xn माइनस x टेंड कर जाएगा हमारे पास 0 को, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, ठीक है। अब अगर हम इसका नॉर्म निकालेंगे तो नॉर्म क्या होता है, जो वेक्टर आता है उसकी लेंथ, ठीक है। अब जो वेक्टर है वो हमारे पास 0 को टेंड कर रहा है तो उसकी लेंथ भी हमारे पास 0 होगी, तो अगर हम इसका नॉर्म लेंगे तो वो भी हमारे पास 0 को ही टेंड कर जाएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली हम yn के लिए लिख सकते हैं, yn टेंड कर रहा है y को तो yn माइनस y टेंड करेगा 0 को और इसका नॉर्म हमारे पास टेंड कर जाएगा 0 को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, xn प्लस yn टेंड करेगा x प्लस y को। देखो हमने क्या करा था, xn x को टेंड कर रहा था तो हमने क्या लिख दिया, xn माइनस x का नॉर्म लिख दिया था, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, xn प्लस yn माइनस x प्लस y का नॉर्म निकालेंगे, ठीक है। अगर वो टेंड कर गया हमारे पास 0 को तो हमारे पास ये थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। किस तरह से होगी यहाँ पर देख लीजिए अभी नेक्स्ट, ठीक है। तो नॉर्म ले लेते हैं, नॉर्म ऑफ xn प्लस yn माइनस x प्लस y का हमने नॉर्म निकाला है, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको माइनस साइन को दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, और x को x के साथ लिख लेते हैं और y को y के साथ लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ xn माइनस x प्लस yn माइनस y का नॉर्म, पूरा नॉर्म चल रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग दो वेक्टर्स का सम का नॉर्म निकालते हैं तो वो लेस देन इक्वल्स टू होता है दोनों वेक्टर्स के अलग अलग नॉर्म निकालकर ऐड करने की, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन आ गई, ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा इस वेक्टर का नॉर्म प्लस इस वेक्टर का नॉर्म, ठीक है। अब हमें पता है कि ये नॉर्म टेंड कर रहा है 0 को और ये वाला जो वेक्टर है ये भी टेंड कर रहा है 0 को। देखो यहाँ पे हमने टेंड करवाया है, इसका नॉर्म टेंड कर गया 0 को, इसका नॉर्म टेंड कर गया 0 को। तो हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों का सम भी हमारे पास टेंड करेगा 0 को। तो ओवरऑल हमारे पास जो कंडीशन थी वो हमारे पास टेंड कर गई 0 को, ठीक है। अब इसका नॉर्म टेंड कर रहा है 0 को, मतलब इसके अंदर का जो वेक्टर है वो भी हमारे पास 0 को टेंड करेगा। अब वो भी हमारे पास 0 को टेंड कर गया तो ये नेगेटिव का है पूरा का पूरा टर्म, यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है। ये पूरी की पूरी टर्म नेगेटिव की है तो इधर जाके हम पॉजिटिव की कर सकते हैं तो ये x प्लस वाई हो गया। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, xn प्लस yn टेंड कर गया x प्लस वाई को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी थ्योरम है, कुछ नहीं करना है, बस हमने दोनों कंडीशंस को लिया और फिर अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी अपना LHS बनाया जिससे हम ये कंडीशन प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने ये बनाया है उसी तरह से हमें आगे भी बनाना है, तो ये ध्यान रखिएगा हमने किस तरह से बनाया है, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास,
लेट एक्स एन टेंड कर रहा है एक्स को और अल्फा एन टेंड कर रहा है अल्फा को, वेयर अल्फा एन इज अ सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो सीक्वेंस दे रखे हैं, एक सीक्वेंस है किसकी, वेक्टर्स की, और दूसरी सीक्वेंस है स्केलर्स की, ठीक है। देन अल्फा एन एक्स एन टेंड करेगा अल्फा एक्स को, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो बिल्कुल सेम वही लेके चलेंगे, एक्स एन हमारे पास एक्स को टेंड कर रहा है तो हम इसे एक्स को नेगेटिव में लेके आ सकते हैं, एक्स एन माइनस एक्स टेंड कर जाएगा हमारे पास जीरो को, इसका अगर नॉर्म निकालेंगे तो वो भी हमारे पास टेंड करेगा जीरो को। सिमिलर कंडीशन हमने अल्फा के लिए ली, अल्फा एन टेंड कर रहा है अल्फा को, तो दिस इंप्लाइज अल्फा एन माइनस अल्फा बिलोंग टेंड करेगा जीरो को, इसका नॉर्म भी हमारे पास टेंड कर जाएगा जीरो को, ठीक है। हम यहाँ पर स्केलर है तो यहाँ पे चाहे नॉर्म ले सकते हैं या मॉडुलस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्केलर्स चला है। नॉर्म जो निकालते हैं हम वेक्टर्स का निकालते हैं, बट अगर आप नॉर्म भी लिख देंगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने नॉर्म भी लिख दिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। नाउ अब हम क्या लेते हैं, हमें चाहिए अल्फा एन और एक्स एन टेंड करेगा अल्फा एक्स को, तो हम क्या लेके चले, अल्फा एन एक्स एन माइनस अल्फा एक्स का नॉर्म निकालते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने वाली कंडीशन लिखी, ऊपर भी इस तरह से लिखी थी, जिसको जिससे टेंड कराना है उसमें से उसे माइनस करके उसका नॉर्म निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास अल्फा एन एक्स एन माइनस अल्फा एक्स है, तो अल्फा एन एक्स एन तो ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब एक बार ऐड कर देते हैं अल्फा एन एक्स को और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अल्फा एन एक्स को, देखो दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास कंडीशन तो वही आ जाएगी, ठीक है। बस एक बार ऐड कर दिया है, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। लास्ट वाली टर्म हमारे पास सेम टू सेम ऐसी है अल्फा एक्स, ठीक है। ये नेगेटिव है, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव का साइन, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले इन दोनों टर्म्स में से हमने अल्फा एन को कॉमन आउट ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स एन माइनस एक्स बचा, प्लस इन दोनों टर्म्स में से हमने एक्स को कॉमन आउट ले लिया, यहाँ पे बचा अल्फा एन माइनस अल्फा, ठीक है। इन दोनों का नॉर्म है, अब हम अपनी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाते हैं, वो लेस देन इक्वल्स टू जाएगा और दोनों पे नॉर्म अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये हमने ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से ये आती है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास स्केलर का वो है, क्या है, सीक्वेंस, स्केलर सीक्वेंस है, तो हम इसका मॉड लेकर बाहर ले सकते हैं और जो नॉर्म है वो हमारे पास अंदर आ जाएगा। ये कौन सी कंडीशन थी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी नॉर्म की वो, ठीक है। और ये भी हमारे पास स्केलर है तो स्केलर का मॉड आ जाएगा और नॉर्म किसका बचेगा, अंदर सिर्फ एक्स का बचेगा, ठीक है। अब ये क्या कर सकते हैं, देखो ये तो हमारे पास स्केलर्स है, ठीक है, स्केलर्स में कोई वो नहीं है। अब देखो स्केलर्स में भी अगर आप देखें तो अल्फा एन माइनस अल्फा हमारे पास टेंड कर रहा है किसको, जीरो को, ठीक है। अल्फा एन माइनस अल्फा हमारे पास टेंड कर रहा है जीरो को, और एक्स एन माइनस एक्स हमारे पास टेंड कर रहा है जीरो को। दोनों जो टर्म्स हैं दोनों की एक दोनों टर्म की एक टर्म हमारे पास टेंड कर रही है जीरो को। देखो इधर अल्फा एन तो नहीं, ये जो नॉर्म के अंदर टर्म है वो हमारे पास जीरो को टेंड कर रही है, और इधर एक्स नहीं, इस वाली टर्म की ये जो टर्म है वो हमारे पास जीरो को टेंड कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, जब जीरो को टेंड कर रही है तो जीरो की मल्टीप्लाई करके जीरो ही टेंड कर जाएगा, इधर भी जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो को ही टेंड कर जाएगा। तो हमारे पास ये टोटल टर्म जो है वो जीरो को टेंड कर गई। तो हमारे पास क्या रहा कि ये जो हमारे कंडीशन ली थी नॉर्म वाली कि नॉर्म ऑफ अल्फा एन एक्स एन माइनस अल्फा एक्स टेंड कर जाएगा हमारे पास जीरो को ओवरऑल, ठीक है। अब नॉर्म हमारे पास जीरो को टेंड कराया तो अंदर का वेक्टर भी हमारे पास जीरो को टेंड करेगा। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव लेके चले गए और हमारे पास जो कंडीशन थी वो प्रूव हो गई, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रूव करनी थी, ठीक है। ये बहुत ईजी थी, बिल्कुल सेम चल रही है, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कहीं पे वेक्टर्स ले लेते हैं, कहीं पे स्केलर्स ले लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम है, ये दो थ्योरम है बिल्कुल छोटी छोटी सी है, वेरी शॉर्ट में पूछी जा सकती है, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे डी एक्स प्लस एक्स वन कॉमा वाई प्लस एक्स वन इक्वल्स टू डी एक्स कॉमा वाई हमें प्रूव करना है। यहाँ पे सब चीज दे रखी है, डी क्या होता है, मैट्रिक स्पेस वाली चीज होती है, ठीक है। और नॉर्म के लिए भी हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होता है, डी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या करते हैं, इसे प्रूव करने के लिए हम पहले एलएचएस लेके चलते हैं, ठीक है। एलएचएस ये, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो डी एक्स कॉमा वाई क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, तो नॉर्म ऑफ एक्स हमारे पास एक्स प्लस एक्स वन है माइनस वाई प्लस एक्स वन है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम इसके ब्रैकेट्स खोल देंगे तो एक्स वन माइनस का हो जाएगा, एक्स वन से एक्स वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, एक्स माइनस वाई बचा, ठीक है। एक्स माइनस वाई का नॉर्म क्या किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का नॉर्म डी एक्स कॉमा वाई के इक्वल हो जाएगा, और यही हमारे पास आरएचएस है। इस तरह से हमारी जो ये थ्योरम है वो प्रूव हो गई, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं, और आज के लेक्चर की लास्ट थ्योरम है और लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, डी अल्फा एक्स कॉमा अल्फा वाई, देखो यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स का एडिशन हो रहा था, यहाँ पे एक वेक्टर है और एक स्केलर्स की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। बिल्कुल सेम थ्योरम चल रही है, बस कहीं पे वेक्टर्स आ जाते हैं, कहीं पे स्केलर्स आ जाते हैं, सब में बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है, ठीक है। इसे इक्वल प्रूव करना है मॉड ऑफ अल्फा डी एक्स कॉमा वाई के, ठीक है। अब हम इसमें भी एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस लिया, यहाँ पे हम अपना नॉर्म वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, डी इस पूरे को एक्स मान ले, इस पूरे को वाई मान ले, तो डी एक्स कॉमा वाई किसको होता है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, तो नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई, ठीक है। दोनों में से अल्फा कॉमन आउट ले लिया तो एक्स माइनस वाई बचा। अब अल्फा स्केलर है तो अल्फा को बाहर ले लेंगे मॉड के अंदर, और अंदर नॉर्म बचेगा एक्स माइनस वाई का, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो मॉड अल्फा ही रहेगा, और नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई किसके इक्वल है, डी एक्स कॉमा वाई की, तो यहाँ पे आ गया डी एक्स कॉमा वाई, और ये हमारे पास आरएचएस। तो इस तरह से हमारी जो ये थ्योरम है वो प्रूव हो गई। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।